Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we are discussing another topic of business communication and report writing. In last lecture we have studied about inquiry letters. Today our topic is order letters. An order letter is written from the buyer after receiving quotation, catalog और प्राइस लिस्ट. एक ऑर्डर लेटर जो है ये इंक्वायरी लेटर के बाद और कैटलॉग और प्राइस लिस्ट रिसीव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जब बायर जो है वो ऑर्डर लेटर राइट करता है. और इसमें अगर आप ये 3 वर्ड्स देखें, कोटेशन, कैटलॉग और प्राइस लिस्ट, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. कोटेशन क्या होती है? कोटेशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर सबमिट करता है किसी क्लाइंट को, किसी क्लाइंट के डिमांड पे वो बेचता है एक डॉक्यूमेंट जिस पे उसकी गुड्स और सर्विसेज की सारी प्रपोज प्राइसेस जो हैं वो मेंशन होती हैं और साथ जो हैं वो ट्रेड की सर्टन कंडीशंस भी मेंशन होती हैं. तो कोटेशन, कैटलॉग और प्राइस लिस्ट जो हैं वो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. कोटेशन जो है, कोटेशन इज़ अ डॉक्यूमेंट that a supplier submits to a potential client with proposed price for goods and services with certain conditions. तो आप ये समझ सकते हैं ऐसा पीस ऑफ पेपर जिस पे गुड्स और सर्विसेज की डिटेल होती है और सप्लायर अपने किसी क्लाइंट को देता है और साथ प्राइसेस मेंशन होती हैं. लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कंडीशंस, ट्रेड की कंडीशंस या अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसकी जो कंडीशंस हैं वो मेंशन होती हैं. अच्छा जी, अब कैटलॉग और प्राइस लिस्ट में क्या डिफरेंस है? कैटलॉग क्या होती है? कैटलॉग इज प्रिंटिंग इन अट्रैक्टिव कलर विद पिक्चर्स. कैटलॉग जो है वो ज़्यादातर कॉपी फॉर्म में, प्रिंटिंग फॉर्म में कलरफुल पिक्चर्स के साथ, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स के साथ होती है. और ये इतनी सिंपल नहीं होती, इसमें सारी डिटेल मेंशन होती हैं और हर जो फर्म है उसकी एक कैटलॉग होती है जिसमें उसकी सारी गुड्स जो हैं वो डिटेल के साथ, उनकी पिक्चर्स के साथ मेंशन होती हैं. और प्राइस लिस्ट क्या है? प्राइस लिस्ट जो है वो सिर्फ लिस्ट ऑफ प्राइसेस है. ये एक सिंपल प्राइसेस की लिस्ट होती है. इसमें ये एक पीस ऑफ पेपर पे सिंपल एक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस मेंशन होना. तो कोटेशन, कैटलॉग और प्राइस लिस्ट में छोटा सा जो माइनर सा डिफरेंस है वो यही है. तो दोबारा देखते हैं. ऑर्डर लेटर इज़ रिटन फ्रॉम द बायर आफ्टर रिसीविंग कोटेशन, कैटलॉग और प्राइस लिस्ट. एक जो ऑर्डर लेटर है वो बायर से रिसीव किया जाता है, जो है सेलर वो रिसीव करता है, बायर इसको राइट करता है. जब वो सेलर से कोई कैटलॉग या प्राइस लिस्ट रिसीव करता है उसके बाद जो है वो ऑर्डर लेटर राइट किया जाता है. At this time, the buyer compares and analyzes the prices and business terms. अच्छा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि इंक्वायरी लेटर जो है वो किसी एक फर्म को नहीं लिखा जाता, वो आप डिफरेंट फर्म्स को भेजते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायर करने के लिए. इसी तरह जो बायर होता है वो जब उसके पास डिफरेंट फर्म्स होती हैं तो वो उनकी जो प्राइसेस है उसको कंपेयर करता है, एनालाइज करता है और जो डिफरेंट बिजनेस टर्म्स होती हैं, किसकी बिजनेस टर्म्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, किसकी जो हैं वो बायर को सूट करती हैं, तो उनकी जो है वो उनको एनालाइज करता है, कंपेयर करता है प्राइसेस को. जो उसको प्राइसेस जिस फर्म की और जिस फर्म की बिजनेस टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा सूट करती हैं उनको जो है बायर ऑर्डर लेटर जो है वो सेंड करता है. इफ़ द प्राइस एंड टर्म्स ऑफ अ फर्म सूट हिम, ही राइट्स एन ऑर्डर लेटर टू दैट पर्टिकुलर फर्म. अगर जिस फर्म की, डिफरेंट फर्म की प्राइसेस और बिजनेस टर्म्स जो हैं वो स्टडी की जाती हैं, जिस फर्म की टर्म्स और प्राइसेस सूट करती हैं उसको ऑर्डर लेटर राइट किया जाता है उस पर्टिकुलर फर्म को. तो ऑर्डर लेटर सिंपल जो है, इसकी जो डेफिनेशन है, पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो बायर इसको राइट करता है जब वो कोई कैटलॉग, कोटेशन या प्राइस लिस्ट रिसीव करता है. अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कोटेशन के बारे में जो मैंने बताया कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको
बिजनेस टर्म में सिंपल कोट के नाम से भी मेंशन किया जाता है, तो इसको कोट भी कहते हैं, कोटेशन भी कहते हैं। तो वो रिसीव करने के बाद बायर इसको राइट करता है, और बायर जब ऑर्डर लेटर राइट करने से पहले डिफरेंट फर्म्स की जो प्राइसेस होती हैं और जो बिज़नेस टर्म्स होती हैं उनको एनालाइज करने के बाद ऑर्डर लेटर जो है वो सेंड करता है किसी पर्टिकुलर फर्म को। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर लेटर की डेफिनेशन। An order letter is a written request by a buyer in which he asks the seller to supply goods or services. Order letter एक written direct request है। डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो जिनमें हमने लेटर की पढ़ी थी काइंड, उनमें एक ये ऑर्डर लेटर का नेम भी था। ये एक रिटर्न रिक्वेस्ट है जो कि बायर की तरफ से जाती है, जिसमें वो सेलर को कहता है कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के बारे में बात होती है। वो गुड्स और या सर्विसेज का जो है वो ऑर्डर देता है। तो ये एक सिंपल सी ऑर्डर लेटर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर लेटर को किस तरह राइट किया जाता है। उसको राइट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक ऑर्डर लेटर को राइट करने के लिए ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है, ड्राफ्टिंग एन ऑर्डर लेटर। एक ऑर्डर लेटर राइट करने के लिए कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो ज़रूरी है उस लेटर में मेंशन होना, उनके बगैर ऑर्डर लेटर कंप्लीट नहीं होता। नंबर 1 हमारे पास जो पॉइंट है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स। जितनी चीज़ें हैं जो आप ऑर्डर कर रहे हैं उनकी स्पेसिफिकेशन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कौन सी गुड्स ऑर्डर कर रहे हैं उसको डिटेल से लेटर में बताना ज़रूरी है। अगर आप ऑर्डर लेटर एक कंप्लीट फॉर्म में सेंड करेंगे जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी तो सेलर को उसको अंडरस्टैंड करने में और उस ऑर्डर को फुलफिल करने में आसानी होगी। तो ऑर्डर लेटर शुड कंटेन कंप्लीट एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द गुड्स ऑर्डर। ऑर्डर लेटर के अंदर क्या होना चाहिए, जो गुड्स आपने ऑर्डर की हैं, एक तो उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरा उसकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। जो आपने परचेज करनी है उन्हीं के बारे में मेंशन किया जाए। इट शुड क्लियरली स्टेट देयर काइंड, कलर, साइज, स्टाइल, डिग्री ऑफ फाइनेंस, नंबर एट्सेट्रा। इसके अंदर क्लियरली ये मेंशन किया जाए कि आप कौन सी काइंड ऑर्डर कर रहे हैं, कौन सा कलर आप परचेज़ करना चाहते हैं, साइज़ मेंशन किया जाए प्रोडक्ट के लिहाज से, स्टाइल आपको कौन सा चाहिए, अगर डिफरेंट स्टाइल जो है वो कैटलॉग में मेंशन है। डिग्री ऑफ फाइनेंस का मतलब है आप क्वालिटी कैसी डिमांड कर रहे हैं, नंबर आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन करना ऑर्डर लेटर के अंदर ज़रूरी है। पॉइंट्स जो इसमें हैं जी, काइंड के बारे में बताना, कौन सी काइंड चाहिए आपको, अगर डिफरेंट काइंड्स हैं उनके पास, प्रोडक्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम बहुत ज़्यादा काइंड की प्रोडक्ट हैं और वेरिएबिलिटी है अगर प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा, तो आप काइंड लाजमी मेंशन करें। कलर बताएं, साइज़ बताएं कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। ये जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के नंबर ऑफ़ ऑर्डर सेंड किए जाते हैं तो उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सिंगल प्रोडक्ट में तो नहीं, जो बिज़नेस एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिनमें लार्ज बल्क में जो चीज़ें परचेज और सेल की जाती हैं उनमें ये चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। When ordering the goods, reference number for each item should be mentioned, then the seller will be at ease to perform his duty. जब आप गुड्स को ऑर्डर करें, अब कैटलॉग में या प्राइस लिस्ट में या कोटेशन में गुड्स को अगर रेफरेंस नंबर कोई अलॉट किया गया है, हर गुड को कोई एक नंबर दिया गया है अगर, तो आप उस नंबर को लाजमी अपने ऑर्डर लेटर में गुड्स के साथ राइट करें। उससे ये होगा, अगर आप हर आइटम को जो रेफरेंस नंबर अलॉट किया है अगर आप वो मेंशन करेंगे तो सेलर को अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म करने में बहुत आसानी होगी। सेलर आसानी से वो गुड्स जो है
वो उनको आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि उसकी जब आप स्पेसिफाइड कर देंगे गुड्स को उनके नंबर्स के साथ, तो उससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को समझने में आसानी होगी और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आसानी से फुलफ़िल हो जाएगा और अपनी जो ऑर्डर है वो ठीक तरीके से पूरा होगा। ये हमारे पास ड्राफ्टिंग एंड ऑर्डर लेटर का फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑर्डर लेटर राइट करने के लिए क्या ज़रूरी है। द प्राइस ऑफ द गुड्स, चीज़ों की कीमत। अब ये किसने स्पेसिफाई करनी है? अगर ऑर्डर लेटर आप राइट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो बायर है वो उसकी प्राइस जिस पे वो एडमिट करता है, जिस पे वो एक्सेप्ट करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो प्राइस लाजमी मेंशन करे। द बायर मस्ट स्पेसिफाई द प्राइस एट विच ही इज़ रेडी टू परचेज द गुड्स ऑर्डर। वो लाजमी स्पेसिफाई करे जिस प्राइस पे वो गुड्स जो है वो परचेज करना चाहता है। द बायर में स्टेट द मैक्सिमम लिमिट at which the purchase will be accepted, or he may leave to the discretion of the seller with a request that the lowest price may be charged। अच्छा, यहाँ तो बायर लेटर के अंदर जो प्राइस वो मेंशन कर दे कि इस प्राइस पे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहता है, इस प्राइस पे वो गुड्स परचेज करना चाहता है, या फिर कोई लिमिट बता दे कि इस लिमिट तक जो है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्ट करूँगा, ये परचेज़ एक्सेप्ट होगी, ये लिमिट है मेरी, इसके बाद जो है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। या वो ये भी हो सकता है ही में लीव टू द डिस्क्रिशन ऑफ द सेलर। डिस्क्रिशन ऑफ द सेलर मीनिंग सेलर की मर्ज़ी पे छोड़ दे कि आप इसकी जो है अगर प्राइस, एक तो प्राइस अगर जो सेलर ने सेंड की है प्राइस लिस्ट के हिसाब से तो वो है, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी मंगवा रहे हैं तो आप बारगेनिंग की तरफ जाते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस ऑर्डर लेटर में कि आप अगर नेक्स्ट भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं तो आप लोएस्ट प्राइस चार्ज करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और या सेलर की डिस्क्रिशन पे भी प्राइस को छोड़ सकते हैं। However, if the buyer mentions the price in his order, अगर तो बायर ऑर्डर लेटर में प्राइस को मेंशन करता है, तो एक स्पेसिफिक प्राइस जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है वो बायर ने अगर मेंशन कर दी है, द सेलर शुड नॉट एक्सीड द लिमिट विदाउट कम्युनिकेटिंग टू हिम। तो अगर बायर ने ऑर्डर लेटर में एक प्राइस को मेंशन किया है तो जो सेलर है वो जब तक उससे कम्युनिकेट ना कर ले, बायर को एक और लेटर राइट ना कर ले प्राइस की को एक्सेप्ट करने के बारे में, तो वो उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। उसको जो है वो उस लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए जब तक जो है वो उसे बायर से सेलर कम्युनिकेट नहीं कर लेता। तो इसमें हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं इस टॉपिक में कि एक तो प्राइस अगर स्पेसिफाई करे, जो बायर है प्राइस स्पेसिफाई करे जिस पे परचेज़ करना चाहता है, कोई लिमिट मेंशन कर दे कि इससे ज़्यादा पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर सेलर की डिस्क्रिशन पे छोड़ता है तो उससे रिक्वेस्ट कर ले लोएस्ट प्राइस की, और अगर बायर एक प्राइस मेंशन कर देता है अपने ऑर्डर में तो जो सेलर है उस लिमिट से एक्सीड ना करे जब तक वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर लेता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट का मीनिंग है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करने के लिए, बायर पेमेंट करने के लिए कौन सा वे चूज़ करता है। मोड मीनिंग वे। The order letter should state the goods might be purchased against cash payment। अच्छा, इस ऑर्डर लेटर में ये मेंशन किया जाएगा कि कौन सा जो है वो पेमेंट का मेथड जो है वो चूज़ किया जाए। अगर तो कैश पेमेंट हो रही है तो कैश पेमेंट किसी स्केड्यूल्ड बैंक के थ्रू की जाएगी। स्केड्यूल्ड मतलब ऐसा बैंक जो वेल नोन है, जो रजिस्टर्ड है, जिसके बारे में सबको पता है। एक कैश पेमेंट भी हो सकती है जो कि ज़्यादा सूटेबल है कॉन्ट्रैक्ट की, या आप क्रेडिट पे भी कर सकते हैं और ऑन क्रेडिट कुछ डेज़ के लिए आप, अगर कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा है तो आप कुछ डेज़ के लिए क्रेडिट जो है वो भी ले सकते हो कि आप प्रोडक्ट
जो हैं आपको रिसीव हो जाए और आप पेमेंट जो है इतने डेज़ के बाद का आप प्रॉमिस कर लो कि इतने डेज़ के बाद जो है वो पेमेंट हो जाएगी। तो मोड हैं ये पेमेंट के, क्रेडिट पे लो, कैश पे, या और ऑन इमीडिएट पेमेंट विद द मेंशन ऑफ डिस्काउंट। या ऐसा भी हो सकता है, चाहे अगर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये एकदम फ़ौरन पेमेंट की जाएगी, लेकिन अगर हम फ़ौरन पेमेंट कर रहे हैं, अगर काफ़ी हैवी अमाउंट है, तो हमें उसमें आप डिस्काउंट भी मेंशन कर सकते हैं साथ। अगेंस्ट बैंक ड्राफ्ट और बाय चेक, और जो अगर फ़ौरन पेमेंट है, इमीडिएट पेमेंट, वो चेक के थ्रू भी हो सकती है और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी हो सकती है। आप बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं, आपको बैंक ड्राफ्ट और चेक का जो डिफरेंस है वो पता होगा, और प्रैक्टिकल फॉर्म में भी पता होना चाहिए कि चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। दोनों जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। चेक आम जो आप रोज़मर्रा ट्रांजैक्शन में जो यूज़ होता है, ज़्यादातर चेक यूज़ होता है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं या बहुत से ऐसे बिजनेसमैन जो चेक को सिक्योर फील नहीं करते, वो बैंक ड्राफ्ट यूज़ करते हैं। अब इसमें जो छोटा सा डिफरेंस आप अपने ध्यान में रखें कि चेक जो है वो बाउंस हो सकता है, चेक की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं है तो उसके लिए बैंक लायबल नहीं होता, वो बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन जो बैंक ड्राफ्ट है उसमें बैंक जो है वो अपनी सिक्योरिटी देता है, वो जब तक अकाउंट में बैलेंस चेक नहीं कर लेता, वो ड्राफ्ट जो है वो इशू नहीं किया जाता। तो वो बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक सिक्योरिटी होती है कि पेमेंट की, कि ना तो वो लाजमी मिलता है, बाउंस बैक नहीं होता, और उसमें बैंक की गारंटी शामिल होती है। तो बैंक ड्राफ्ट और चेक में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ज़्यादातर जो रिस्क अवर्ड्स बिजनेसमैन होते हैं, जो पेमेंट में कोई इशू नहीं लेना चाहते, वो बैंक ड्राफ्ट एक्सेप्ट करने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये सिक्योर ज़्यादा होता है चेक की निस्बत। तो मोड ऑफ पेमेंट में ऑर्डर लेटर में आप ये भी बताएंगे, ये मेंशन करेंगे कि जो जिन चीज़ों का आप ऑर्डर कर रहे हैं उसकी कैश के थ्रू पेमेंट होगी, एक बैंक के ज़रिए, या आप क्रेडिट पे लेंगे। डेज़ का मेंशन करेंगे अगर तो क्रेडिट है। अब क्रेडिट में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, क्रेडिट के भी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में आप जानते भी होंगे, जिसमें LC भी है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें ज़्यादातर आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें तो उसके अंदर LC लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ होता है। इसका एक अलग और लंबा प्रोसीजर और टॉपिक है ये। तो क्रेडिट पे भी मोड ऑफ, अगर आप वो मेंशन आपको करना ज़रूरी है ऑर्डर लेटर में, आप कौन सा जो है वो कौन सा आप मोड ऑफ पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, या आप ये भी मेंशन करें अगर इमीडिएट पेमेंट है तो उसका भी मेंशन करना ज़रूरी है डिस्काउंट के हिसाब से। और ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं तो वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे या चेक के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द टाइम अलाउड फॉर डिलीवरी। ऑर्डर लेटर के अंदर आप टाइम ऑफ डिलीवरी भी मेंशन करें। ये एक एसेंशियल मैटर है, एक अहम मैटर है, क्योंकि आप ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ये चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, क्वांटिटी जितनी भी है, हमें इतने डेज़ तक ये ऑर्डर कंप्लीट चाहिए, हमें इसकी डिलीवरी चाहिए, तो वो ऑर्डर लेटर में आप डेज़ मेंशन करेंगे। द ऑर्डर लेटर टाइम ऑफ डिलीवरी इज़ एन एसेंशियल मैटर। द ऑर्डर लेटर शुड क्लियरली स्टेट द टाइम लिमिट विद इन विच द डिलीवरी शुड बी मेड। ऑर्डर लेटर के अंदर ये क्लियरली बता दिया जाए कि कितने डेज़ तक जो है वो डिलीवरी गुड्स की पॉसिबल होगी, कितने डेज़ तक जो है वो डिलीवरी की जाएगी। इफ़ द बायर डज नॉट मेंशन द टाइम लिमिट, अगर आप एक टाइम लिमिट नहीं बताते, ऑर्डर कंप्लीशन की कोई आप लिमिट मेंशन नहीं कर रहे, तो अगर ऑर्डर लेट होता है किसी वजह से तो आप सेलर को ब्लेम नहीं कर सकते। ही कैन नॉट ब्लेम द सेलर फॉर एनी डिले इन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर ऑर्डर लेटर में टाइम ड्यूरेशन मेंशन नहीं थी, आपने टाइम को मेंशन नहीं किया कि इतने डेज में डिलीवरी गुड्स की हो जानी चाहिए, तो फिर आप अगर डिले होता है तो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो टाइम का ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स मेंशन करना ज़रूरी है ऑर्डर लेटर के अंदर जी। नेक्स्ट है हमारे पास द मोड ऑफ कैरेज। मोड ऑफ कैरेज का मीनिंग है आप क्या वे यूज़ कर रहे हैं गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन का। अगर तो जिस तरह बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में लार्ज
नंबर ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कोई बहुत छोटी चीज़ें नहीं होती जो बहुत आप सिर्फ एक पार्सल से भेजें, कुछ एक दो अगर तो आप कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो बहुत लाइट वेट है और वो इस पार्सल के थ्रू सेंड हो सकती है, तब वो एक वे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो मोड ऑफ कैरेज हैं वो डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ कैरेज यूज़ किए जाते हैं। अब एडवांस भी बहुत से आगे हुए हैं। द बायर शुड स्टेट वेदर द गुड्स शुड बी सेंड। आप ऑर्डर लेटर के अंदर जो बायर है वो ये मेंशन करेगा कि वो जो गुड्स की ट्रांजैक्शन है वो किसके थ्रू जा रहा है। शुड बी सेंड बाय पार्सल पोस्ट, पार्सल के थ्रू, गुड्स ट्रेन, जो ट्रेन जो गुड्स की को ट्रांसपोर्ट करती हैं उनके थ्रू, पैसेंजर ट्रेन में भी गुड्स जो हैं ट्रांसफ़र होती हैं, या रोड कैरियर बहुत से यूज़ किए जाते हैं जो इस तरह की जो डिफरेंट गुड्स एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट होती हैं वो इनको कैरी करते हैं, रोड कैरियर। और बाय स्टीमर शिप्स को कहते हैं। शिप्स ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई करनी हो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो ये मेंशन करना कि आपको बायर को कौन सा मोड ऑफ कैरेज सूट करता है ये ऑर्डर लेटर में मेंशन किया जाए। इफ़ कंप्लीट डायरेक्शंस आर गिवन एंड द सेलर डिपार्ट्स फ्रॉम देम, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंट लॉस और डिले। अगर आप एक मोड ऑफ कैरेज जो है वो बताते हैं कि इस मोड ऑफ कैरेज के थ्रू आपको गुड्स चाहिए, कंप्लीट डायरेक्शन सेलर को मेंशन करते हैं, लेकिन सेलर कोई और वे यूज़ करता है आपको गुड्स बेचने का, और उस वे को यूज़ करने से गुड्स का कोई लॉस हो जाता है या डिले होता है, वो देर से पहुंचती हैं या रास्ते में ज़ाया हो जाती हैं दूसरे मोड ऑफ कैरेज को यूज़ करने के लिए, तो आप जो है मोड ऑफ कैरेज को यूज़ करने की वजह से, तो तब जो बायर है वो जो सारा लॉस है वो सेलर पे डाल सकता है, क्योंकि सेलर ने उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो फॉलो नहीं की। इफ़ द इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोड, अगर सेलर सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, द बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिले। अगर सेलर सारी जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं उसको फुलफ़िल कर रहा है और तब दायरे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फिर गुड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर पे आ जाती है। अगर रास्ते में कोई लॉस होता है या डिले होता है तो फिर बायर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो मोड ऑफ कैरेज ऑर्डर लेटर के अंदर बायर को मेंशन करना ज़रूरी होता है, सेलर को सारी डायरेक्शंस जो है वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है कि वो किस वे से जो गुड्स हैं उनकी ट्रांसफ़र चाह रहा है, और सेलर को चाहिए कि वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। नेक्स्ट है जी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। लेटर में और क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जा सकती हैं ऑर्डर लेटर में। समटाइम्स द बायर गिव्स special instructions for packing, insurance, the payment of custom duty etc. These should be mentioned at the end of the letter. बाज़ दफ़ा बायर जो है वो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन भी देता है, पैकेजिंग के हवाले से भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि प्रोडक्ट्स की पैकिंग कैसी हो ताकि रास्ते में वो सेफ़ रहें। बायर खुद से वो इंस्ट्रक्शन जो है वो सेलर को देता है। इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर वो गुड्स को इंश्योर्ड करवाना चाहता है ताकि अगर कोई कॉन्सिक्वेंट लॉस हो जाता है तो उसको लॉस जो है वो ज़्यादा बियर ना करना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी उसको कॉम्पनसेट कर दे, तो वो इंश्योरेंस के बारे में भी डिस्कस कर सकता है उस लेटर में। द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ज़ाहिर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है, गुड्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री की जिस सेल या परचेज़ की जा रही हैं, तो कस्टम की पेमेंट करना अगर तो बायर ने करनी है या सेलर ने करनी है, दोनों ने करनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑर्डर लेटर के अंदर मेंशन करना ज़रूरी है कि कस्टम ड्यूटी की पेमेंट का क्या जो है वो मेथड अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये छोटे पॉइंट्स जो इंस्ट्रक्शंस के हैं वो ज़्यादातर लेटर के एंड पे मेंशन किए जाते हैं। जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, प्रोडक्ट्स का बता देते हो, तो उसके बाद इन पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है। तो ये था हमारा कि एक ऑर्डर लेटर कैसे एक ड्राफ्ट किया जाता है, उसका एक ड्राफ्ट किस तरह बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले गुड्स को आप स्पेसिफाई करें,
गुड्स की काइंड, कलर, साइज़, उसका स्टाइल बताएं, उसकी डिग्री ऑफ फाइनेंस, क्वालिटी आपको कौन सी चाहिए, गुड्स का नंबर, अगर कोई रेफरेंस नंबर अलॉट हुआ है वो बताएं, और एक डिटेल में गुड्स के बारे में मेंशन करें ताकि सेलर उसको आसानी से फुलफ़िल कर सके। प्राइस बताएं गुड्स की जिस पे आप परचेज़ करना चाहते हैं। एक मैक्सिमम लिमिट मेंशन करें कि अगर इससे ज़्यादा का हुआ तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या अगर आप सेलर की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ते हैं प्राइस तो उससे लो प्राइस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर में कोई प्राइस मेंशन कर देते हैं, बायर मेंशन करता है कोई प्राइस, तो सेलर जो है वो उसकी लिमिट से एक्सीड नहीं करेगा जब तक वो उससे कम्युनिकेट नहीं करेगा। नेक्स्ट, पेमेंट का जो है वो मेथड बताया जाएगा, और इसमें जो है कि कैश पेमेंट है, क्रेडिट पे है, इमीडिएट पेमेंट की जा रही है डिस्काउंट के साथ, अगर आप बैंक ड्राफ्ट यूज़ कर रहे हो, चेक यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। टाइम ऑफ डिलीवरी बताना लाजमी है कि आपको कितनी देर तक प्रोडक्ट्स की डिलीवरी चाहिए। अगर आप जो बायर है वो मेंशन नहीं करता टाइम लिमिट तो वो इसके लिए सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। नेक्स्ट, मोड ऑफ कैरिज कौन सा यूज़ किया जाएगा, इधर पार्सल पोस्ट यूज़ की जाएगी, गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, रोड कैरियर, और बाय स्टीमर, कोई भी कौन सा वे यूज़ किया जाता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो ऑर्डर लेटर में मेंशन करना ज़रूरी है। और अगर सेलर आपका मोड ऑफ कैरिज फॉलो नहीं करता और उससे लॉस हो जाता है तो वो सेलर का लॉस है, और अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो गुड्स जो हैं बायर की हो जाती हैं, और तो अगर वे फिर रास्ते में कोई लॉस होता है तो फिर बायर रिस्पॉन्सिबल है किसी लॉस और डिले का। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में पैकिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी और कुछ ऐसी जो आप कॉन्ट्रैक्ट में इसके अलावा भी कोई इंस्ट्रक्शन सेलर को देना चाह रही हैं तो वो ऑर्डर लेटर में मेंशन की जाती हैं। जी, ये था हमारा ऑर्डर लेटर का टॉपिक जिसमें हमने ड्राफ्टिंग एंड ऑर्डर लेटर के बारे में एक्सप्लेन किया।